नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पद्य पाठ 5 सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी कविता संध्या के बाद है, उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं कवि परिचय पढ़ देती हूँ। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा उत्तरांचल के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। सन 1919 में गांधी जी के एक भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने बिना परीक्षा दिए ही अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गांधी जी के भाषण से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगे। पंत जी ने बचपन से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी, लेकिन उनका वास्तविक कवि कर्म बाद में प्रारंभ हुआ। मतलब ये बचपन से ही कविता लिखना तो शुरू कर चुके थे, लेकिन उनका वास्तविक कवि कर्म कि जब इन्होंने केवल कविता करना ही कर्म अपना लिया था, वह बाद में प्रारंभ हुआ। उनका काव्य संग्रह पल्लव और उसकी भूमिका हिंदी कविता में युगांतकारी महत्व रखते हैं। उन्होंने सन 1938 में रूपाभ नामक पत्रिका निकाली, जिसकी प्रगतिशील साहित्य चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। पंत जी प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। छायावादी कवियों में वे सबसे अधिक भावुक तथा कल्पनाशील कवि के रूप में चर्चित रहे हैं। उनकी कविताओं में पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति के गत्यात्मक, मूर्त और सजीव चित्र मिलते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पंत मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे हैं। कल्पनाशीलता के साथ साथ रहस्यानुभूति और मानवतावादी दृष्टि उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। मतलब उनके काव्य में कल्पनाशीलता तो है ही, इसके अलावा रहस्यानुभूति और मानवतावादी दृष्टि। रहस्यानुभूति का मतलब यही है कि वे भी परमात्मा की खोज में या परमात्मा से प्रेम व्यक्त करते हैं, और मानवतावादी दृष्टिकोण उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। पंत का संपूर्ण साहित्य आधुनिक चेतना का वाहक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को अभिव्यंजना की नई पद्धति और काव्य भाषा को नवीन दृष्टि से समृद्ध किया है। पंत की कविता में भाषा और संवेदना के सूक्ष्म और अंतरंग संबंधों की पहचान है, जिससे हिंदी काव्य भाषा में नए सौंदर्य बोध का विकास हुआ है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया। मतलब खड़ी बोली हिंदी काव्य में उन्होंने काव्य रचना की, जिससे इस भाषा की क्षमता का भी एहसास हुआ सभी को, और उसे भावों तथा विचारों के अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम बनाया। इसीलिए उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए थे, जिनमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख हैं। पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा आदि। पंत जी ने छोटी कविताओं और गीतों के साथ परिवर्तन जैसी लंबी कविता और लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना भी की है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता संध्या के बाद उनके ग्राम्या संकलन से ली गई है। ग्राम्या का मूल स्वर ग्रामीण जन जीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है, जिसमें वृद्धाएं, विधवाएं, खेत से घर लौटते किसान और पशु पक्षियों का चित्रण उल्लेखनीय है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उनकी कविता संध्या की बात। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिम्म विश्लथ कैंचुल सा, लगता चित कबरा गंगा जल। शब्दार्थ पढ़ लेते हैं पहले हम। सांझ की लाली, सांझ मने संध्या और लाली मने लालिमा। संध्या समय में जो लालिमा आसमान में फैल जाती है उसे कहा गया है यहाँ सांझ की लाली। तरु शिखरों पर, तरु शिखा मने, तरु मने वृक्ष और शिखर मने वृक्ष के शिखर, सबसे ऊपरी हिस्सा। ताम्रपर्ण, तांबे जैसा रंग, तांबे जैसा लाल रंग।
ताम्रपर्ण पीपल से, मतलब तांबे जैसे लाल रंग के पीपल के पत्ते। शतमुख, शत मने 100 और मुख मने मुँह, 100 मुँह वाले, सैकड़ों मुँह वाले। झरते चंचम चंचल स्वर्णिम निर्झर, स्वर्णिम मने सुनहरे, निर्झर मने झरने। ज्योति स्तंभ सा, ज्योति स्तंभ मने प्रकाश स्तंभ, प्रकाश के खंभे के समान। धस सरिता में, सरिता मने नदी। सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, सूर्य क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। ओझल मने नज़रों से दूर होते जाना। बृहद मने बहुत बड़ा। जिम्म कोई जलकाय जीव है यहाँ। विस्तृत मने बहुत थका हुआ। केंचुल सा। चितकबरा गंगाजल, चितकबरा मने चितकबरा ये कलर है, ये रंग है। अब हम भावार्थ करते हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। सुमित्रानंदन पंत की कविता संध्या के बाद से ली गई है ये पंक्तियाँ। इसमें सुमित्रानंदन पंत जो है संध्या के बाद ग्राम्य परिवेश में क्या वातावरण बनता है, कितना सौंदर्य दिखाई देता है, कितनी सुंदर लगती है वहाँ की संध्या और संध्या की लालिमा, और कैसा वहाँ का परिवेश हो जाता है, उसका चित्रण क्या है, बहुत ही सुंदर चित्रण है। सिमटा पंख सांझ की लाली, मतलब सांझ की लालिमा अपने पंख समेटकर, मतलब सांझ की लालिमा ने, संध्या ने अपनी लालिमा को समेटकर, या संध्या अपनी लालिमा समेटकर जा बैठी अब तरु शिखरों पर। तरु शिखरों पर माने वृक्ष की शिखरों पर, वृक्ष के शिखरों पर या वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर बैठ गई है। मतलब संध्या की जो लालिमा, संध्या समय हो गया है और उस वक्त आसमान में लालिमा फैल जाती है। सूर्य जब अस्त होने जाता है तो लालिमा दिखाई देती है, लाल लाल हो जाता है। तो संध्या की जो लालिमा है अब तरु शिखरों पर दिखाई दे रही है। मतलब संध्या की लालिमा अपने आप को समेटकर, या संध्या ने जो है लालिमा को समेटकर जा बैठी अब तरु शिखरों पर, वृक्ष की शिखरों पर वह दिखाई दे रही है या वहाँ पर जाकर बैठ गई है। ताम्रपर्ण पीपल से, पीपल के पत्ते जो है वो तांबे के रंग जैसे हो गए हैं, तांबे के रंग जैसे लाल लाल हो गए हैं। और शतमुख जरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, जब पीपल के पत्ते हिलते हैं और सूर्य की, संध्या की लालिमा उनसे वहाँ झिलमिलाती हुई सी दिखाई देती है, या जैसे किरणें या वो लालिमा झरती हुई सी दिखाई देती है उन पत्तों पर से, तो ऐसा लगता है जैसे शतमुख जरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, जैसे सैकड़ों मुँह वाले चंचल सुनहरे झरने बह रहे हैं, झर रहे हैं। पीपल के पत्तों का रंग संध्या की लालिमा से तांबे के रंग जैसा हो जाता है, और जब पीपल के पत्ते हिलते हैं हवा की वजह से, तो जो स्वर्णिम किरणें हैं वो उनसे झरती हुई ऐसे लगती है जैसे सैकड़ों मुँह वाले सुनहरे झरने वहाँ झर रहे हैं। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। संध्या समय जब सूर्य ओझल होने लगता है, क्षितिज की ओर जाता हुआ वह ओझल होता हुआ दिखाई देता है, तब ऐसा लगता है जैसे सरिता में जो उसकी परछाई पड़ती है, सरिता में जो उनका प्रतिबिंब पड़ता है, ज्योति स्तंभ सा, जैसे प्रकाश का स्तंभ, प्रकाश का खंभा सा है। आपने कभी देखा हो नदी में परछाई पड़ते हुए सूर्य की, तो एक खंभे के समान चौकोर चौकोर आकृति आपको, जितनी नदी की गहराई होगी, जितनी जल की गहराई होगी, उतने ही गहरे तक स्तंभ सा दिखाई देगा। तो सूर्य की जो है, सूर्य का जो प्रतिबिंब उस नदी में गिर रहा है वह ज्योति स्तंभ सा दिखाई दे रहा है। बृहद जिम विश्लत केंचुल सा, लगता चितकबरा गंगाजल, और गंगाजल का जो रंग है वह भी चितकबरा सा हो गया है, और ऐसे लगता है जैसे समस्त नदी का जल बृहद जिम विश्लत केंचुल सा, जैसे एक बहुत बड़ा सा कोई जलकाय या जलीय जीव जो है बहुत थका हुआ सा, केंचुल उतारता हुआ सा, धीरे धीरे सरकता हुआ सा लग रहा है। गंगा जल में जो लहरें हैं वो मंथर गति से, धीमी गति से बह रही है, या कभी कभी उठती हुई दिखाई दे रही है, सरकती हुई सी दिखाई दे रही है। तो उसमें कवि ने ये कल्पना की है जैसे कोई बृहत काय, विशाल आकार का जलीय जीव बहुत थका हुआ सा धीरे धीरे सरक रहा है। धूप, चले आगे। धूप छाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित। अब आगे कवि कह रहा है कि जो वहाँ नदी के तट पर जो रेत है, उस रेत का रंग कैसा है, धूप छाह के रंग की रेती। धूप छाह जैसा, क्योंकि धूप जैसा कभी एकदम श्वेत भी है तो छाह जैसा श्याह भी है। तो जब धूप गिरती है, धूप की किरणें गिरती है, या सूर्य की किरणें जब गिरती है, लालिमा जब गिरती है, या सूर्य की किरणें जब गिरती है, तब उस रेत का रंग श्वेत धूप जैसा दिखाई देता है। और जब जहाँ नहीं गिर रही होती है
तब वहाँ छाँ जैसा शाह रंग हो जाता है। और अनिल उर्मियों से सर्पांकित, जब हवा बहती है या हवा चलती है तो रेत उड़ती है। बालू रेत जो होती है या रेत जो होती है वो बहुत ही हल्की होती है, तो हवा के चलने से बालू के कण या रेत के कण उड़ते हैं, तो वहाँ जो आकार बन जाता है वो ऐसा लगता है जैसे सर्प वहाँ से गुजरे हैं या सर्प वहाँ से लहरा के निकले हैं। तो अनिल उर्मियों से सर्पांकित मतलब रेत में, पवन की रेत में बहती हुई हवा की वजह से जो रेत उड़ जाती है तो वहाँ ऐसा लगता है जैसे सर्प ही अंकित हो गए हैं, सर्प की गति अंकित हो गई है, जैसे यहाँ से सर्प कोई चलता हुआ निकल गया है। नील लहरियों में लोड़ित पीला जल रजत जलद से बिंबित। नील लहरियों, नदी का जो जल है, नीली नीली लहरें जो उमड़ रही है उसमें नीले रंग का जो जल होता है उसमें जो लहरें चल रही है या लहरें घूम रही है या लहरें बह रही है, उन पर जब सूर्य की लालिमा, संध्या की लालिमा गिरती है तो उसका रंग पीला पीला दिखाई दे रहा है। मतलब नीली तो लहरें हैं ही, लेकिन उस जल पर जब उसकी संध्या की लालिमा की आभा गिरती है या सूर्य अस्त होते हुए सूर्य की आभा गिरती है, तो जब अस्त होता हुआ सूर्य पीले पीले रंग की किरणें बिखेरता है तो उस जल पर जल पीला भी नज़र आ रहा है। नीली नीली तो लहरें हैं, लेकिन वही जल में जब पीली आभा गिर रही है, पीलापन फैल गया है, तो वह जल पीला नज़र आ रहा है। और रजत जलद से बिंबित, और उसी पीले पीले जल के अंदर रजत मने चांदी जैसे बादलों की परछाई गिरती हुई नजर आ रही है। बादलों की परछाइयाँ वहाँ गिर रही है। रजत मने चांदी जैसी, जलद मने बादल, और बिंबित मने बिंब या प्रतिबिंब, परछाई गिरना। तो पीली आभा जो सूर्य अस्त होते हुए सूर्य का रंग पहले पहले पीला पीला या लाल लाल से हो जाता है, और यह संध्या समय का चित्रण है। तो संध्या की जब लालिमा वाली किरणें गिरती है तो वो जल भी पीले रंग का हो जाता है, और उसमें आसमान में जो बादल छाए हुए रहते हैं वो चांदी जैसे बादलों की प्रतिबिंब या परछाई उनमें गिरती है, तो उन सरिता की लहरों में वह सब दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। सिकता ल सलिल समीर सदा से, सिकता मने बालू रेत, सलिल मने पानी, समीर मने हवा, स्नेह पाश में बंधे समुज्वल, स्नेह पाश मने प्रेम के बंधन में, पाश मने बंधन। तो कवि आगे कह रहा है कि सिकता मने बालू रेत, पानी और हवा, ये तीनों जैसे स्नेह पाश में बंधे समुज्वल, बड़े ही उज्ज्वलता के साथ बड़े ही उज्ज्वल स्नेह पाश में बंधे हुए हैं। मतलब पानी, हवा और रेत का ऐसा जो रिश्ता है, उसी वजह से ये जो ऊपर वर्णित दृश्य है वो दिखाई दे रहे हैं कि धूप छाँ के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित। जो रेती है वह धूप छाँ का रंग उस पर दिखाई दे रहा है, और जब हवा के चलने से ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ से सर्प चल करके निकला हो, सर्प की आकृति अंकित हो गई है। और नीले नीली लहरों में पीला पीला जल भी दिखाई दे रहा है, और रजत जैसे चांदी जैसे बादलों का प्रतिबिंब उनमें गिर रहा है। तो इस प्रकार बालू रेत, पवन और जल का जो रिश्ता है बहुत ही उज्जवल और पवित्र, वो स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं। तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और तीनों का एक दूसरे पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। अनिल पिघल कर सलिल जो गति द्रव खो बन गया लवोपल। अनिल मने हवा, सलिल मने पानी, और गति द्रव मने द्रव जो अवस्था होती है पानी की, खो बन गया लवोपल, लवोपल मने बर्फ के कण या ओले। अनिल पिघलकर, और ऐसा लग रहा है जैसे हवा पिघलकर जल बन गया है, और जल ने अपनी द्रव दशा को खो करके, या जल ने अपनी द्रव दशा खो दी है, या वो अपनी गति खो करके लवोपल मने बर्फ के कणों में परिवर्तित हो गया है। और सरिता के आसपास, नदी के आसपास जो है ये बर्फ के कण या ओले बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। आगे कवि कह रहा है कि मंदिरों में शंख और घंटे बजने लगे हैं। मतलब संध्या जब समय होता है तो मंदिरों में आरती होती है, तो आरती के शंख और घंटे वहाँ बजने लग गए हैं, और उनकी वजह से लहरों में होता लय कंपन, जैसे नदी की लहरों में भी कंपन होने लगता है। शंख और घंटों की तीव्र आवाज़ से लहरों में भी कंपन होने लगता है, मतलब उनका प्रभाव उन लहरों पर भी दिखाई देता है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन। और जो मंदिर के जो कलश होते हैं, मंदिर के गुंबद के ऊपर जो कलश होते हैं, वे भी जैसे संध्या की लालिमा गिरने से, अस्ताचल सूर्य की लाल लाल किरणों की वजह से वह कलश भी दीप शिखा के समान ज्वलित जलता हुआ सा दिखाई देता है। जैसे कोई दीप शिखा जल रही है, दीपक की लौ के समान वह कलश भी स्वर्णिम और सुनहरा दिखाई
देता है और ऐसा लगता है जैसे नभ में उठकर करता नीराजन, नीराजन माने आरती, वह कलश भी आकाश में थोड़ा ऊंचा उठ करके आरती कर रहा है। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जब ध्यान में मगन। और सरिता के तट पर वृद्धाएं और वृद्ध स्त्रियां और विधवा स्त्रियां जो वहाँ संध्या वक्त आरती के हिसाब से वहाँ आ जाती है, तो ऐसी लगती है जैसे बगुलों जैसे, क्योंकि बगुले भी श्वेत रंग के होते हैं और वो वृद्ध और विधवा स्त्रियां भी श्वेत वस्त्र धारण करती है। और वे जब ध्यान में मगन हो जाती है, संध्या समय है, आरती हो रही है, तो वे जब और ध्यान में मग्न हो जाती है। तो यहाँ बगुलों के समान श्वेत रंग के वस्त्र पहने हुए, इसलिए बगुलों की उपमा दी गई है। और वे जब ध्यान में मग्न होकर के ऐसी दिखाई देती जैसे बगुले मछली के शिकार में, मछली का शिकार करने के लिए वे भी बड़े ही एकाग्र और ध्यान मग्न होकर के देखते रहते हैं कि कोई मछली दिखाई दे वो और उसे पकड़ ले। तो यहाँ जो उपमा है बगुलों जैसी वृद्धा की वेशभूषा और उनके जप ध्यान में मग्न होने की एकाग्रता वाली उपमा है जो बगुलों से दी गई है, बड़ी सटीक सी है। मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। और जैसे सरिता की या नदी के मंथर मंथर धाराएं बह रही होती है, मंथर गति से जो सरिता में धाराएं और लहरें बह रही होती है, वैसे ही उनके अंदर मतलब उन विधवा और वृद्ध स्त्रियों के अंदर में उनकी जो पीड़ा है, अंदर ही अंदर वे रोती हैं। वे बाहर से दिखाई तो नहीं देती है लेकिन अंदर ही अंदर वे रुदन करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस पद्यांश को जो हमने इतनी पंक्तियाँ पढ़ी है उनमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, इसके अलावा ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में यहाँ उपमा अलंकार भी है। ज्योति स्तंभ सा, सूर्य जो है, सूर्य जो क्षितिज पर ओझल होता जा रहा है, ओझल होने की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी उपमा ज्योति स्तंभ से दी गई है। सरिता में जो प्रकाश का स्तंभ सा दिखाई देता है। और वृहद जिम्म विश्लित केंचुल सा, गंगा जल जो चित कबरा दिखाई देता है, उसकी उपमा यहाँ वृहद जिम्म विश्लित केंचुल से दी गई है। अनिल उर्मियों से सर्पांकित, प्रकृति चित्रण बहुत ही सुंदरता से हुआ है। कवि की जो दृष्टि है, कवि की जो भाषा शैली है, खड़ी बोली तो भाषा है और चित्रात्मक शैली है जो हमारे सामने चित्रों को साकार कर देती है। प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। ग्राम्य परिवेश में संध्या के समय कैसा परिवेश हो जाता है, कितना सुंदर परिवेश हो जाता है, उसका बहुत ही खूबसूरत चित्रण है। सिकता सलिल समीर सदा से, अनुप्रास अलंकार जहाँ तहाँ आपको दृष्टव्य हो रहा है। और फिर दीप शिखा सा, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। दीप शिखा सा, ज्योति स्तंभ सा, विश्लित केंचुल सा में उपमा अलंकार, बहुत ही सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानविकरण अलंकार भी यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। संध्या किस प्रकार अपने पंख समेट करके तरु शिखरों पर संध्या की लालिमा छा गई है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बगुलों सी में भी यहाँ उपमा अलंकार है। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, वृद्धाओं को बगुलों के समान उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, आज बस इतना ही।